नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई में, कोशिका यानी सेल। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास जीव विज्ञान के एक चैप्टर का सारांश है जो कोशिका की बनावट, उसके कामकाज पर रोशनी डालता है। तो देखते हैं इस छोटी सी दुनिया में क्या कुछ छिपा है। बिल्कुल, ये वो ईंटें हैं जिनसे जीवन की पूरी इमारत खड़ी है। हर जीवित चीज, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। तो कहाँ से शुरू करें? कहानी शुरू होती है काफी पहले, है ना? करीब 350 साल पहले। 1665 में। हाँ, 1665। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ने वो छोटे छोटे कमरे जैसे देखे थे, पर उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वो क्या देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो बस खाली डिब्बे जैसे थे। फिर आए एंटन वॉन लीवेनहॉक। अच्छा, हाँ, उन्होंने फिर क्या देखा? उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी, जैसे बैक्टीरिया या तालाब के पानी में तैरते छोटे जीव। ओह, तो वो असली चीज थी। हाँ, वो शुरुआती झलकियां थीं। लेकिन असली समझ जो है वो बनी जब श्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सेल थ्योरी। हाँ, सुना है। उन्होंने कहा कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। और फिर उसमें कुछ जुड़ा भी था। किसी विर्चो का नाम आता है। हाँ, रुडोल्फ विर्चो। उनकी वो मशहूर लाइन उमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। एकदम सही। ये तो कमाल की बात है। जीवन अपने आप को लगातार कॉपी करता आ रहा है अरबों सालों से। ठीक समझे, ये जीव विज्ञान की एकदम नींव है। इसी से हमें पता चलता है कि जीवन कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। पर सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। अच्छा, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मोटे तौर पर दो तरह की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ये नाम थोड़ा भारी है। प्रो मतलब पहले, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो बिना केंद्रक वाले? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सरल होती हैं। इनमें कोई असली केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें डीएनए ठीक से पैक हो। तो डीएनए का होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर बस एक जगह पर, बिखरा तो नहीं कहेंगे, पर एक क्षेत्र में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा। और इनमें वो झिल्ली वाले अंगक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वो भी नहीं होते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये हुए बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक? ये हम जैसे जीवों में मिलती हैं, पौधों और जानवरों में। ये ज्यादा जटिल होती होंगी फिर। बिल्कुल, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा व्यवस्थित और आमतौर पर बड़ी होती हैं। इनमें एक असली झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है जो डीएनए को संभाल कर रखता है। डीएनए को एक खास कमरा मिला हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही कई छोटे छोटे कमरे या अंगक होते हैं जो खुद भी झिल्ली से घिरे होते हैं और अपने अपने खास काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल। और इनमें राइबोसोम भी 80S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S। ये S बस उनके आकार और घनत्व का एक माप है, दिखाता है कि यूकैरियोटिक वाले थोड़े अलग हैं, थोड़े बड़े। अच्छा, तो इन यूकैरियोटिक डिपार्टमेंट्स यानी अंगकों में से कुछ खास कौन से हैं? केंद्रक तो हो गया, जो कंट्रोल रूम जैसा है। हाँ, केंद्रक के बाद सबसे मशहूर है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस। हाँ, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहीं पर एटीपी नाम की ऊर्जा बनती है जो कोशिका के सारे काम करने के लिए जरूरी है। समझिए, ये छोटे जेनरेटर हैं। और पौधों की कोशिकाओं में तो एक और खास चीज होती है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो हरे दिखते हैं। सही, क्लोरोप्लास्ट पौधों का रसोई घर है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। हाँ, ये प्लास्टिड नाम के अंगकों का एक प्रकार है। पौधों में और भी तरह के प्लास्टिड होते हैं। ओके, और राइबोसोम आपने बताया ये प्रोटीन बनाते हैं, ये कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक में भी था ये? हाँ, राइबोसोम दोनों में होते हैं, पर यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के। ये प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। ये या तो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER नाम की एक संरचना से चिपके होते हैं। और इन सब के बाहर होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, कोशिका झिल्ली जो तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। बहुत सिलेक्टिव होती है ये। इसका कोई मॉडल भी है शायद, फ्लूइड मोज़ेक। हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ये बताता है कि ये झिल्ली लिपिड यानी वसा की 2 परतों जैसी है जिसमें प्रोटीन तैरते रहते हैं। ये काफी लचीली और गतिशील होती है, जैसे तेल पर कुछ तैर रहा हो। वाह, ये सब सुन के लगता है कोशिका के अंदर तो पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, हर कोई अपना काम कर रहा है ना? अच्छा, पौधे और जंतु कोशिका में मुख्य फर्क क्या है? आपने क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड तो बता ही दिया जो सिर्फ पौधों में होते हैं। एक और बड़ा फर्क है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का। सेल वॉल? हाँ, पौधों की कोशिकाओं के बाहर, झिल्ली के भी बाहर एक मजबूत दीवार होती है जो उन्हें सहारा और एक निश्चित आकार देती है, जैसे पेड़ों का तना मजबूत होता है ना। अच्छा, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती? नहीं, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादा लचीली होती हैं, अपना आकार बदल सकती हैं कुछ हद तक। और वो बड़ी सी खाली जगह जो पौधों की कोशिका के बीच में दिखती है अक्सर? वो है केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल। ये पानी, पोषक तत्व और कभी-कभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करती है और ये कोशिका को अंदर से फुलाकर मतलब टर्जिड रखती है। जंतुओं में? जंतु कोशिकाओं में या तो ये होती नहीं या होती भी है तो बहुत छोटी छोटी। एक और चीज, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल? हाँ, ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ये आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं, ज्यादातर पौधों में नहीं। तो ये सारे फर्क उनकी जरूरतें और जीने के तरीके दर्शाते हैं। पौधे एक जगह रहते हैं, उन्हें मजबूती चाहिए। जंतु चलते फिरते हैं, उन्हें लचीलापन चाहिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही मूल डिजाइन मतलब यूकैरियोटिक कोशिका का जो बेसिक प्लान है वो अलग-अलग जरूरतों के लिए ढल गया, अडैप्ट हो गया। तो हमने देखा कि कोशिका जीवन की अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल इकाई है। बहुत छोटी पर पूरी दुनिया समेटे हुए। हाँ, प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक, और फिर पौधों और जंतुओं की अपनी खासियतें, सब कुछ एक नन्ही सी जगह में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। सच में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, तो ये सोचें कि जीवन की वो सबसे पहली कोशिका या कोशिकाएं कैसी रही होंगी, जिससे आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, हर कोशिका कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। वो निरंतरता, वो कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। इस पर सोचा जा सकता है।